हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाज़ार में। और मैं आप सभी को जैसे ही पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं जब तक आप सभी 10th वाले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो उस तक मैं आप सभी को एसएसटी का जो चारों सब्जेक्ट है उसका रिवीजन आपको करवा सकूं और लाइन बाय लाइन आपको रीड करके मैं बताऊं और उसके मीनिंग को भी आपको समझाते चलूं, ताकि चैप्टर से जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो बोर्ड के लिए आपको कम समय में एक अच्छा रिवीजन हो जाए, इसके लिए ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी उसी सीरीज में आज हम लोग हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऐसी है, और दूसरा है कि क्लास 9th से इस चैप्टर को रिलेट करके समझना होता है। इसके कारण से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 9th में इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, उसमें थोड़ी उन बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है। तो आज के क्लास में हम ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इस चैप्टर की पूरी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन रीड भी करते चलेंगे और जो उसका मीनिंग होगा, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, क्योंकि इस पिक्चर से ही बहुत सारे प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। जैसे आप देखो, जो हमारा चैप्टर का ही नाम है नेशनलिज्म, है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म। कहाँ पे? तो यूरोप में। यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट या उसका राइज कैसे हुआ, इस पूरी चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। साथियों, आप सबसे पहले ये जो फिगर का जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसको अगर हम देखें तो यहाँ कह रहा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो है, ये एक पिक्चर बनाया गया था, द पैक्ट बिटवीन द नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सूरो। ये फ्रेडरिक सूरो के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, जिस पेंटिंग का इन्होंने नाम रखा था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब ध्यान से समझिए साथियों कि ये एक इस पिक्चर के माध्यम से उन्होंने कल्पना करी, एक ड्रीम देखा। कैसा ड्रीम? कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो डेमोक्रेटिक होगी। और कैसी होगी? सोशल रिपब्लिक होगी। अब ध्यान समझिए, डेमोक्रेटिक किसको कहते हैं? जहां लोकतंत्र हो, मतलब कि जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके, है ना, थ्रू द इलेक्शंस, वोटिंग करके, या जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। दूसरा, जब हम बात करें सोशल रिपब्लिक्स की, तो सोशल रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जहां हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, है ना। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज रिपब्लिक। यानी एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण उन्होंने करने की बात करी इस पिक्चर के माध्यम से, जो रिपब्लिकन थाउट को प्रोपगेट करता हो, जहां सोसाइटी के जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो आम जनता के द्वारा, लोकल सिटीजन्स के द्वारा चुने जाएंगे, ना कि वो डायनेस्टिक होगा या वंशानुगत होगा। तो इस चैप्टर में, इस पूरी पिक्चर में इसी यही बात करी गई है। इसके थोड़ी बारीकियों को और अगर हम देखें तो साथियों, यहाँ जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दी गई है, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसके एक हाथ में यहाँ मसाल दिख रहा है, द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जो कि एक इनलाइटमेंट का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, जो ये बताता है कि यूरोप के लोग अब डेवलप हो रहे हैं, उनमें जागृति आ रही है और वो अपने राइट को समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, वो सोसाइटी में बदलाव चाह रहे हैं। साथियों, दूसरे, अगर इस स्टैचू के दूसरे हाथ में देखें तो एक कागज़ का टुकड़ा जैसा दिख रहा है, जो कुछ और नहीं बल्कि जो वहाँ के लोगों को राइट्स दिए गए थे उसकी एक सूची है, उसका एक पॉम्पलेट जैसा ये दिख रहा है, जहाँ लोगों के राइट्स के बारे में बात करी गई थी। थोड़ा सा और अगर इस पिक्चर को हम देखें तो आप पाओगे कि यहाँ लोगों की एक चेन बनी हुई है, ऐसे पूरी लोग यहाँ एक श्रृंखला में, इस तरह से एक चेन के माध्यम से, इस तरह से एक पूरी कड़ी ऐसे बनी हुई है, लोगों की एक ट्रेन जैसी संरचना बनी हुई। ये क्या दर्शाता है साथियों? ये दर्शाता है कि दुनिया भर के सारे लोग अब यूनाइट हो गए हैं और वो जो डिस्पोटिज्म है, जो मोनार्कियल आइडियोलॉजी है, उसको छोड़ करके रिपब्लिकन आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे स्टार्ट में यहाँ पे आप देखो स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, क्योंकि उस समय तक ये दोनों ऐसे देश थे जो अपने यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप को इंश्योर कर चुके थे। डेमोक्रेटिक सेटअप को ये देश अपने यहाँ इंश्योर कर चुके थे।
साथियों उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देखिए कि फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ कहा गया कि ये जो है ये फ्रांस है। यहाँ फ्रांस को दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि उस समय तक फ्रांस में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म उभर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो चुका था और सोसाइटी एक बहुत बड़ा टर्बुलेंट चेंज से गुजर रही थी। फिर उसके बाद जर्मनी को दिखाया गया है, क्योंकि जर्मनी भी उस समय में जर्मनी की सोसाइटी में चेंज हो रहा था, मोनार्की के अगेंस्ट बातें वहाँ भी हो रही थी। साथियों इस चित्र में अगर और बारीकी से आप देखें तो यहाँ पाओगे कि ये नीचे जो ग्राउंड पे बहुत सारे क्राउन्स बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे क्राउन्स बिखरे पड़े हैं। ये कुछ और नहीं, ये एक मैसेज दे रहा है कि सोसाइटी में अब मोनार्की की कोई जगह नहीं रह गई है, वो एक कचरे के ढेर के समान है ना। क्योंकि जब लोग अवेयर होते हैं, लोग अपने राइट्स को लेकर के बातें करते हैं, तो उस दौरान फिर मोनार्की का कोई वजूद नहीं रह जाता। और इन सारे दृश्यों को देख करके ईश्वर जो हैं वो ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप देखो जीसस क्राइस्ट हैं, उनके अलावा बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इस पूरे पिक्चर के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि फेटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ यूरोप, है ना, यूरोप के लोगों के बीच में फेटर्निटी हो, बंधुत्व हो। तो कुल मिलाकर के ये एक पिक्चर फ्रेडरिक सूरो के द्वारा 1848 में ड्रॉ किया गया, जिसमें उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना करी। साथियों अब चलते हैं बुक पे, बुक में क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ कह रहा है इन 1848 फ्रेडरिक सूरो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। अब देखो यहाँ कह रहा है फ्रेडरिक सूरो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिन्होंने 4 ऐसे सीरीज़ बनाए पेंटिंग्स के, जिनमें उन्होंने अपने विजन को दिखाया, अपने ड्रीम को दिखाया, जिसका इन्होंने नाम रखा सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, है ना। उसके अलावा ये जो आपको चित्र मैंने दिखाया ये इस सीरीज़ का फर्स्ट प्रिंट है ना। द प्रिंट of the series shows the people of Europe and America, men and women, all the ages and social classes, marching a long train and offering the homage of the Statue of Liberty as passes by it। और इसमें इस पिक्चर में ये पूरे सारे लोग जो हैं अमेरिका और यूरोप के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी एज ग्रुप के लोग हैं और सभी ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। साथियों इसी में जब हम आगे बढ़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उस समय फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो वहाँ पे नेशन को एक फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया जाना शुरू किया गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है, यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बेयर्स ऑन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिया गया है। ऑन द अर्थ in the foreground the image of the scattered remains of symbols of absolutist institutions। अब नीचे जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, यानी राजा के क्राउन को यहाँ दिखाया गया है, जो मोनार्की के एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा इन सूरोज utopian vision the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national custom, leading the procession way past the Statue of Liberty are United States, Switzerland, which by the time are already nation state। और कह रहा है कि इसमें उन्होंने यूटोपियन विजन की कल्पना करी। यूटोपियन विजन क्या होता है? अब साथियों यहाँ देखो, कह रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी का, आइडियल सोसाइटी का निर्माण जहाँ हर चीज़ अच्छा हो, उसको बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी। और इस पूरे जो लोगों की एक श्रृंखला, उसमें सबसे आगे अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड और उस समय के और भी बाकी देश हैं, क्योंकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड उस समय तक नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्ट हो चुके थे, वो नेशन स्टेट बन चुके थे। आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर जस्ट हैज रीचेज द स्टेडियम सी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उसके पीछे जर्मनी है, बेयरिंग द ब्लैक एंड रेड गोल्ड फ्लैग, ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग लेते हुए। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूरो क्रिएटेड हिज फ्लैग द जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। और संयोग से ये है कि जब सूरो ने ये पेंटिंग बनाई उस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, लगभग ये बातें उस समय चल रही थी।
आगे अगर देखोगे तो द फ्लैग दे कैरी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 ऑफ द यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इन द नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और 1948 के आसपास में जर्मनी में अलग अलग भाषाओं, अलग अलग कस्टम्स के लोग जो मोस्टली जर्मनी से अपने आप को रिलेट कर रहे थे, वो एक जर्मन स्टेट का निर्माण की प्रक्रिया वहाँ स्टार्ट हो रही थी और डेमोक्रेटिक सेटअप की उन्होंने भी बात इसमें स्टार्ट करी। फिर यहाँ कह रहा है फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सेलेसीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। और इस प्रकार से पूरी दुनिया भर के देश जो हैं, खास करके यूरोप और अमेरिका के देश क्रमशः इस लाइन में हैं। ऊपर आप देखोगे तो क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। ऊपर से आप देखो तो यहाँ कह रहा है क्राइस्ट, सेंट्स, ये सारे लोग जो हैं ऊपर से इस दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और आर्टिस्ट ने इन सारी चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था कि राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच फेटर्निटी का भाव जनरेट हो। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइजिंग द सूरोज फिगर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब देखिए क्या हुआ, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी the nationalism emerged as a force which brought about sweeping change of the political and mental world of Europe। कह रहा है 19th सेंचुरी में जब यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ के लोगों के विचारों को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। यूरोप में कैसा चेंज? तो द एंड रिजल्ट ऑफ द चेंजेज वाज इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का जन्म हुआ। नेशन स्टेट का जन्म हुआ, या आसान भाषा में कहें तो एक राज्य की कल्पना आई, क्योंकि आप जानते हैं उस समय पूरा यूरोप जो था छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था। और फिर जब ये नेशनलिज्म का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ तो इन छोटे छोटे किंगडम्स को मिला करके स्टेट बनाने का काम स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। इन दिस प्लेसेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप यानी यूरोप में जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उसके जगह पे नेशन स्टेट की बात करी। और फिर आप देखो जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, इटली का यूनिफिकेशन होगा, तो ये सारा प्रोसेस इस दौरान होना शुरू हो गया था। आगे अगर हम देखें तो द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज टू सॉवरन कंट्रोल इज क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। और जब मॉडर्न स्टेट कहेंगे कब, तो कहेंगे जब सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज होगा, मतलब कोई एक सेंट्रल पावर होगा और वो अपनी टेरिटरी को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, वो सॉवरन होगा, बाहरी इंटरवेंशन उसमें कोई नहीं होगा, उसकी टेरिटरी डिफाइंड होगी, है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक मॉडर्न स्टेट है। दैट मीन्स आसान भाषा में कहें कि मॉडर्न स्टेट किसको कहेंगे, तो मॉडर्न स्टेट मतलब जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके अलावा जो सॉवरन हो, जो अपने देश का खुद अपने देश को कंट्रोल करता हो, किसी बाहरी देश के दबाव में काम ना करे, उसके अलावा उसकी टेरिटरी डिफाइन हो, तो ये सारे ऐसे चीज़ हैं। उसके अलावा सर्टेन पॉपुलेशन उसमें रहता हो, ये सारे पैरामीटर्स हैं मॉडर्न स्टेट होने के। साथ ही उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ करें हैड बीन डेवलपिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप बट अ नेशन स्टेट वाज वन विच अ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स and do not its ruler emerge of citizens and do not only its ruler came to develop the sense of common identity and share history of descendants, है ना। अब फिर यहाँ आगे देखो, यहाँ क्या, the commonness did not exist from time immemorial, it was forced through struggle the actions of leaders and the common people। कह रहा है ये इतने आसानी से नहीं हुआ और ये बहुत सही तरीके से नहीं हुआ, इसमें लीडर्स के, कॉमन लोगों के स्ट्रगल की बहुत कहानी, ये सारे लोगों ने मिलकर के इन चीज़ों को पॉसिबल किया। दिस चैप्टर वी विल लुक एट डाइवर्स process through which nation state and nationalism came into being in the 19th century in Europe। कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, डाइवर्स प्रोसेस के थ्रू नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पे, यूरोप में। तो कब, 19th सेंचुरी में। तो साथियों ये था इस शुरू का जो आप देखो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक वर्ड दिया गया है कि प्लेबिसाइट क्या होता है। प्लेबिसाइट मीन्स साथियों उसको आसान भाषा में कहें तो जनमत संग्रह, है ना। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। इसमें क्या होता है, किसी प्रपोजल को लेकर के सभी लोगों से मतदान कराया जाता है कि क्या आपको ये प्रपोजल पसंद है या नहीं है। तो जनरली जो स्मॉल टेरिटरीज होती है जहाँ पॉपुलेशन कम होता है उन जगहों पे प्लेबिसाइट के द्वारा भी इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं, लोगों के मंतव्य जाने जाते हैं। साथियों हमारा जो इम्पोर्टेंट और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला एक टॉपिक, दूसरा और आइडिया ऑफ नेशन। इन दोनों चीज़ों को हम लोग को समझना है। थोड़ा सा पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते हैं क्लास 9 से, और फिर वहाँ से हम लोग
लिंकअप करने की कोशिश करेंगे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को। साथियों, आप जैसा आपको ध्यान हो कि 1789 में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1789 में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रांस के वहाँ के मोनार्कियल सिस्टम का एक प्रकार से काया पलट करके रख दिया, मोनार्की को समाप्त कर दिया, है ना। और उसके बाद आप देखो कि जो एब्सोल्यूट रूल था, मोनार्क वहाँ पे था, उसको समाप्त करके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाए गए, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की वहाँ बात करेंगे। वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई और आप देखो कि किंग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ भी पार्लियामेंट फॉर्म किया गया। तो ये सारी चीज़ें क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्लास 9th का को थोड़ा सा रिलेट करते हुए क्लास 10th में हम लोग आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशन के आइडिया का निर्माण हुआ कि राष्ट्र कैसे बन सकता है। देखिए अब साथियों, हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम टू बी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। कह रहा है नेशनलिज्म का जो पहला आइडिया आया वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से ही आया। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे कि आपको ध्यान हो, फ्रांस 1789 तक एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। वहाँ बॉर्बन डायनेस्टी के राजा लुईस 16 वहाँ पे रूल कर रहे थे। क्लास 9th में ये चीज़ हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है। साथियों आगे अगर हम देखें तो यहाँ कह द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen। कह रहा है कि यहाँ फिर क्या हुई 1789 के बाद। तो 1789 के बाद जो घटना हुई वो एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेकर के आया। कैसा चेंज? जहाँ फ्रांस के राजा से राज्य की सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र कर लिया गया। कहाँ पे? तो वहाँ जनता के पास में, यानी राजा के पास में जो पावर है, जो मोनार्की के पास में पावर है, वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर लिया गया। किसके पास में? फ्रांस की जनता के पास में। यानी अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा वो फ्रांस की जनता के पास में होगा। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप द डेस्टिनी। अब कुल मिलाकर के रिवॉल्यूशन से एक बात आगे निकल के आई कि अब ये जनता ही होगी, ये सिटीजन ही होगी जो वहाँ फ्रांस के आगे डेस्टिनी को डिसाइड करेगी, फ्रांस के राष्ट्र का निर्माण करेगी। अब देखो फिर यहाँ कह रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे नेशन का आइडिया डेवलप हुआ। तो आप देखो यहाँ सबसे पहली बात कह रहा है कि शुरू में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स, जैसे कौन सा? तो यहाँ के दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई गई। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि कुछ ऐसे मेजर्स सेट किए गए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स रखे गए जिनसे सभी लोगों को जोड़ा गया। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि भारत काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, लेकिन यहाँ सभी लोगों के बीच में जो एक चीज़ कॉमन है वो यहाँ का, आप देखो वो क्या हो सकता है, वो यहाँ का राष्ट्रगान हो सकता है, वो यहाँ का नेशनल सॉन्ग हो सकता है, हमारा ट्राई कलर हो सकता है। तो ये सारे ऐसे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लाने की कोशिश की गई वहाँ पे फ्रांस में। उसके अलावा आप देखो द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे मतलब होता है फादरलैंड, यानी देश को उन्होंने फादरलैंड के तौर पे फिर कंसीडर किया। एंड सिटीजन, नागरिकता की बात उन्होंने करी। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग द इक्वल राइट्स। उसके बाद अलावा उन्होंने इक्वल राइट्स की बात करी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान जब बना तो उन्होंने इन कम्युनिटीज़ के लिए इक्वल राइट्स की बात करी। फिर कह रहा है इसके अलावा ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन रिप्लेस टू द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। राजा का जो रॉयल स्टैंडर्ड सिंबल था, राजशाही का जो प्रतीक था, उसे हटा करके एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, है ना। जैसे आप देखो हमारे देश में भी ट्राई कलर फ्लैग है। उसके अलावा आप देखो तो स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। अब ध्यान अगर आपको हो तो जब हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ आप देखे थे कि सबसे पहले जो सिटीजन्स होते थे वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, फिर उनसे जनरल स्टेट बनता था, यानी जो 3 चरण में वहाँ पे असेंबली का निर्माण होता था। तो कुल मिलाकर के देखो कि जो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वहाँ बनाने का काम करती थी, जो गवर्नमेंट बनाती थी। न्यू हाइम्स वाज कंपोज इन ओथ्स टेकन
एंड द मार्टियर्स कमोमरेटेड ऑल द नेम्स ऑफ द नेशंस। उसके अलावा हाइम्स लिखे गए, है ना, शपथ ग्रहण हुआ, और फिर जो उस समय जो मार्टियर्स थे उनको लेकर के श्रद्धांजलि और उनको सम्मान में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई। तो ये सारे ऐसे चीज़ थे जिनसे वहाँ के लोगों में यानी फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिवनेस की भाव आई, एक समानता या एक रूपता का भाव आया। उसके अलावा आप देखो तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी वहाँ डेवलप किया गया, एक केंद्र सरकार जैसी व्यवस्था भी वहाँ डेवलप की गई। वाज पुट इन द प्लेस, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ। उसके अलावा यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, किसके लिए, तो ऑल द सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक रूल लगाया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वार एबॉलिश। उसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो लगते थे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में, इन सारी ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एडॉप्टेड। उसके अलावा एक समान वेट मेजरमेंट्स करने के लिए रखा गया। आप सोचो, कभी कल्पना करिए आप कि भारत में ऐसा हो कि बिहार में अगर हैं तो बिहार में 1 किलो का जो वेट होना चाहिए वो 1000 ग्राम है, और मान लीजिए हम यूपी गए तो यूपी में वो बढ़ करके 1200 ग्राम हो गया। तो इन चीज़ों को हटा करके उन्होंने इक्वल मेजरमेंट सिस्टम और वेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके अलावा आप देखो रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड अंडर फ्रेंच एंड इट वाज स्पोकन रिटन इन पेरिस। उसके अलावा क्षेत्रीय भाषाएं जो थी उनको डिस्करेज किया गया, उनको दबाया गया। उसके अलावा जो एक फ्रेंच भाषा बोलने और लिखने को वहाँ जोड़ दिया गया, खास करके कहाँ, पेरिस में, और जिनसे फ्रेंच भाषा को एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे वहाँ कंसीडर किया गया, है ना। उसके अलावा आप देखो यहाँ कह रहा है द रिवोल्यूशनरीज further declared that it was the mission and the destiny of the French नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम द डिस्पोटिज्म। और फिर फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि ये फ्रांस के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यूरोप के अन्य देशों को भी इस डिस्पोटिज्म से, ये जो आप देखो ये जो मोनार्की वाली व्यवस्था है, इससे उनको आज़ादी दिलाए, उनसे उनको मुक्त करे। When the news of the events in France reaches the different cities of Europe, students and other members of educated middle class begin to setting up Jacobin clubs। अब याद करिए कि जैसे ही ये न्यूज़ फ्रांस से के अलग अलग हिस्सों में फैला, स्टूडेंट्स या और भी बिजनेसमैन जो भी पढ़े लिखे सोसाइटी में उस समय लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब का निर्माण किया। क्लास 9 अगर आपको ध्यान हो, रॉबेस्पियर के द्वारा जैकोबिन क्लब को बनाया गया था। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। और उसके अलावा इस पूरे ग्रुप में सेना का निर्माण हुआ, फ्रेंच आर्मी का निर्माण हुआ, जो देश यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में 1790s तक, है ना, मतलब 1789 में आप देखो रिवॉल्यूशन हुआ और 1799 तक ये सारे देशों में, इन सारे देशों में फ्रांस की आर्मी घूमती रही और इन देशों में उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का प्रयास किया, है ना। इन्होंने डिस्पोटिज्म के अगेंस्ट बहुत सारी बातें करी। तो अब देखो यहाँ ये मैप दिया गया है उस समय का। तो अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट है, उसके बाद हम लोग देख लें। तो सबसे पहले आप देखो साथियों, ये रहा फ्रांस, है ना, और फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है स्पेन और फिर उससे पुर्तगाल। उसके ऊपर थोड़ा सा आप देखोगे तो ये है ब्रिटेन और बीच में इंग्लिश चैनल। फिर यहाँ जस्ट इससे सटा हुआ आपको दिखेगा ये जो है, ये आप देखो यहाँ पे है, ये है स्विट्जरलैंड। फिर आप देखो यहाँ पे है ऑस्ट्रियन एम्पायर, और ये जो है अब यहाँ पे फिर आ जाता है, ये पूरा पार्ट है रशियन एम्पायर का। और नीचे आप देखो कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इटली वाला पार्ट है। तो ये पूरा उस समय का मैप था। और ये आप देखो ये जो पूरा क्षेत्र है ये ऑटोमन किंगडम का है। अभी जब हम बाल्कन टेंशन पढ़ाएंगे पीछे, मतलब अभी आने वाला है, तो उसमें हम आपको समझाएंगे ऑटोमन किंगडम के बारे में भी। तो आपको बताएंगे कैसे ऑटोमन किंगडम के कमज़ोर होने के कारण वहाँ भी एक डिस्टर्बेंस का माहौल उत्पन्न हुआ। तो साथियों जब हम आगे बढ़ें इस टॉपिक में तो फिर हम देखते हैं within the wide swath of the territory that can under the control, Napoleon set up introducing many of the reforms that led already introduced in France। और इसी बीच में क्या हुआ, नेपोलियन नाम का जो व्यक्ति था वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा और उन्होंने ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए। क्यों?
क्योंकि राजा तो है नहीं, राजा खत्म हो गया, स्टेट जनरल है, तो वो काम कर रही है, लेकिन नेपोलियन भी पावर टेक ओवर कर लेती है और नेपोलियन ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाती है ना फ्रांस में। जैसे आप देखो, करा थ्रू अ रिटर्न ऑफ टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट, करा नेपोलियन ने मोनार्की को दोबारा रिस्टोर तो किया है ना, नेपोलियन ने मोनार्की को दोबारा रिस्टोर तो किया, लेकिन उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर हम मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करेंगे तो हमको कौन से ऐसे काम करने हैं जिनसे जो लुईस 16 के साथ जो हुआ वो ना हो। वो समझ रहा था इन चीज़ों को और उन्होंने कुछ इसके अलग पैरामीटर्स अपनाए। जैसे नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को, सच बात है, वहाँ पे हटाया, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड ही incorporated revolutionary principles in order to make whole system more national और efficient। और लेकिन उसके द्वारा जो बनाए गए बहुत सारे रूल्स, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल थे, इससे पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिलिटी का निर्माण हुआ और इसी को उन्होंने कहा द सिविल कोड ऑफ 1804। और उन्होंने जो बहुत सारे रूल्स बनाए फ्रांस के रिगार्डिंग, उसको उन्होंने कहा सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड, या इसी को कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। साथियों क्या है इसमें, कह रहा है कि कोड दिस अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। इसमें क्या हुआ कि जन्म के आधार पे जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे थे किन्हीं लोगों को, उसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। फिर एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसके अलावा कानून के सामने सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल किया गया। उसके अलावा सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को सिक्योर किया गया। उसके बाद दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, और इस कोड के अंदर ही फ्रांस के टेरिटरी को एक्सपेंड करने की भी बात करी, विस्तार किया गया। और ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे फ्रांस से बाहर भी निकली। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है ना। उसके अलावा जब फ्रांस के तरह ही डच में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, इन सारे देशों में भी नेपोलियन की इस आइडियोलॉजी पे काम होना शुरू हो गया है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। फिर यहाँ कह रहा है नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फॉर देम सर्फडम है ना, बेगारी और जो फ्यूडल सिस्टम वहाँ यूरोप में था उसको उन्होंने समाप्त किया। उसके अलावा आप देखो सर्फडम्स एंड मेमोरियल ड्यूज। फिर कह रहा है इन टर्न्स टू Bleed restrictions were removed, transport and communication systems were improved, peasants, artisans and workers, new businessmen। तो कहने का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया, वहाँ पे जो सिटी में, टाउन्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे उन सारी चीज़ों को समाप्त किया। जो बिजनेसमैन थे, आर्टिस्ट थे, इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो यहाँ कह रहा है कि इन्जॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो इसके कारण से क्या हुआ, सोसाइटी में जो भी लोग थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो आसान चीज़ों में कहें तो नेपोलियन ने मोनार्की के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से काम किया, लेकिन अंतर ये था कि उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं चुना, उन्होंने मोनार्की को ही चुना, लेकिन उसके काम करने का जो तरीका था वो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग जैसा था, वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा था। इसके कारण से वहाँ के लोगों में, खास करके फ्रांस के लोगों में इस बात की बहुत खुशी थी। फिर यहाँ कह रहा है बिजनेसमैन एंड स्मॉल scale producers of good in particular began to realize that uniform laws, standardized weight measures and common national currency would facilitate the movement and exchange the goods of capital region अंदर। तो कहने का मतलब जब फ्रांस ने ये सारे लिए तो इससे बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग, इन सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ बन गए, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स किया गया, कॉमन करेंसी बना दी गई, और ट्रांसपोर्टेशन सुविधा और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल, इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया तो फिर इन बिजनेसमैन को भी इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अब देखो, जैसे मोनार्की हटाने की बात होगी तो जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे वो तो चिढ़ेंगे ही। अब यहाँ फिर आगे क्या होता है, कह रहा है हाउएवर इन एरियाज कंस्क्वायर्ड the recreation of the local population of French rule were mixed. Initially, in many places such Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Megin, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty। शुरू में जहाँ जहाँ फ्रांस की आइडियोलॉजी और वहाँ की सेना गई तो वहाँ के लोगों ने उनको, आप देखो कि हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब आप समझो कि स्वतंत्रता के एक प्रकार से उसको देवता के समान या एक प्रकार से मैसेंजर के समान उसको समझा। बट इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू द हॉस्टिलिटी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आई कि देखो नेशनलिज्म
जैसे फ्रांस ने जो नेशनलिज्म की बात लेकर के गई, तो वहाँ के लोगों को जब ये रियलाइज़ हुआ तो उन्हें लगा कि भाई नेपोलियन तो अपनी आइडियोलॉजी हम पे इम्पोज कर रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ दुश्मनी में वहाँ पे बदल जाती है। हैज़ बिकम क्लियर इन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज्ड टैक्सेस, censorship, forced conscriptions into French armies, required conquer the rest of Europe, siege, all seems to outweigh the advantage of administrative change। उसके अलावा भी कुछ ऐसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए टैक्सेशन, सेंसरशिप, इन चीज़ों को लेकर के भी बाद में नेपोलियन से लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी होने लगी, उनसे थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत होने लगी। तो अब देखो यहाँ एक ये जो फोटो दिखाया गया है, अब देखो ये वो दृश्य है जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हारता है, तो उसके थैले से बहुत सारे जो लेटर्स गिर रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि उनके द्वारा जो जीता गया टेरिटरी था वो उसके साथ वो उससे छूट के अलग हो रहा है। ये इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए नेशनलिज्म शुरू तो हुआ फ्रांस से, लेकिन फ्रांस से ये नेशनलिज्म की हवा कैसे पूरे यूरोप को प्रभावित करती है, इस चीज़ में इस टॉपिक में हम इसी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू लुक, अब देखो यहाँ कह रहा है इफ़ यू लुक द मैप ऑफ द मिड 18th century यूरोप विल फाइंड दैट देयर वेर नो नेशन स्टेट। कर अगर हम 18th सेंचुरी का मैप देखें तो आपको लगेगा कि यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं है ना। यू व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली को आज हम जानते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, है ना। अब जैसे देखो ड्यूकेज, कैंटोन्स, है ना, हुज रूलर्स देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अब ये सारे अलग अलग जो किंगडम्स थे जिनके अपना एक सेपरेट टेरिटरी था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंतर्गत था। विद इन इट्स टेरिटरी फॉर हु लिव द डाइवर्स पीपल, जहाँ अलग अलग जो डाइवर्स ऑफ पीपल लोग रहते थे, बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सीम देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, और उनके बीच में कोई ऐसा कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं दिख रहा था, और कॉमन कोई कल्चर भी उनके बीच में नहीं दिख रहा था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो यहाँ तक कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, उनका जो एथनिक ग्रुप था वो भी डिफरेंट था। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ कह रहा है द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। क्वेश्चन पूछेगा हैब्सबर्ग का एम्पायर का कंट्रोल कहाँ था, तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैच वर्क ऑफ द मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। उसके अलावा इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टैलोर ऑस्ट्रिया एंड द सडेंटलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी एंड पीडमोंटली जर्मन स्पीकिंग ऑल्सो। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी में कैसे लोग रह रहे थे, इटालियन स्पीकिंग पीपल रह रहे, एंड वेनेसिया। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मागियार, हंगरी के आधे लोग मंगियार बोलते हैं, वेल अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये बात कहने की बात करी गई है कि उतने छोटे यूरोप में अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टिक टेरिटरी बनी हुई थी, और वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के, एथनिक ग्रुप्स के, कल्चर के लोग रहते थे। फिर यहाँ देखो यहाँ कह रहा है गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर also lived within the boundaries of the empire a mass subjects of peasants people। फिर यहाँ देखो बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स ऑफ द नॉर्थ, स्लोवेंसियंस, कार्निलोवा। तो ये सारे ऐसे हैं जो अलग अलग हिस्सों में यूरोप में रहते थे, और इनके बीच में कोई ऐसी कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी। अब यहाँ देखो यहाँ कह रहा है द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस ऑफ द एम्पायर, है ना। केवल एक ही चीज़ था कि ये राजा के साथ मिलकर के रहते थे। कह रहे थे इन सारी परिस्थितियों में हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। इन सारी परिस्थितियों में कैसे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का आइडिया वहाँ पे डेवलप हुआ। साथियों इसका जो अगला टॉपिक है वो ये है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कैसे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का यहाँ पे आप देखो जन्म होता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कह रहे सोशली एंड politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent। कह रहा है कि सोशली और पॉलिटिकली ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे ये पूरे कॉन्टिनेंट पे डोमिनेट कर रहे थे। द मेंबर्स ऑफ द क्लास वेयर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजन डाइवर्स, है ना। कह रहे कि ये सारे जो एरिस्टोक्रेट थे इनका एक ही कल्चर था, ये यूरोप के किसी भी हिस्से में रहे इनका एक ही कल्चर था। दे ऑन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड
and also town houses. They spoke French. Purposes of diplomacy in the high society. ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, इनका कल्चर एक जैसा था. Their families were often connected through by the ties of marriage. इनके परिवारों के बीच में विवाह का संबंध था. The power of aristocracy was however numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To west, the bulk of the land and was formed by tenants and small owners, while the eastern. अब देखो यहाँ कह रहा है कि ये जो थे ये एरिस्टोक्रेसी क्लास, इनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, है ना. इनके पास में काफ़ी पावर्स थे. उसके अलावा यहाँ देखो द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ द पीजेंट्री. उसके अलावा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो पीजेंट्री क्लास था, वो किसान वर्ग थे. कहाँ पे? टू द, अब देखो यहाँ टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. बहुत सारी ज़मीनों पे ये छोटे किसान खेती करते थे. वाइल द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप of the land hoarding was categorized by the vast estate and cultured by serfs. उसके अलावा सर्फ्स लोगों के पास में भी काफ़ी ज़मीन थी. अब यहाँ क्या है, वेस्टर्न इन द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्ट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस. लेकिन क्या हुआ, जैसे वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में आप देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहाँ पे नए नए शहरों का उद्भव होना, इमरजेंस होना शुरू हो जाता है. द कॉमर्शियल, और इसके कारण एक नया वर्ग का जन्म होता है, वो है कॉमर्शियल क्लास. हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और जिसका एक ही मतलब था कि मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century, but in the France and part of Germany started to occur only during the 19th of century, है ना. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड में हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रांस और जर्मनी में भी फैला ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बिंग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. और इसके कारण से क्या हुआ, सोसाइटी में एक नया वर्ग का जन्म हुआ जो था वर्किंग क्लास, जो है ना, जो मजदूर वर्ग था, श्रमहारा वर्ग था, उसका एक जन्म होता है. एंड द मिडिल क्लास मेड अप द इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना. उसके अलावा एक और वर्ग था जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का जन्म हुआ, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग थे. उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ कह रहा है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, दीज ग्रुप्स वेंट स्मॉलर इन नंबर. लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जब हम बात करें तो वहाँ ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की संख्या बहुत कम थी, है ना. It was among the educated liberal middle classes that idea of the nation unity following the abolition of the aristocratic privileges and gained popularity. लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ये जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, इन लोगों ने ये जो एब्सोल्यूट एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज था इसके खिलाफ हमेशा इन्होंने आवाज़ बुलंद करके रखा था और इन्होंने इसके खिलाफ लगातार संघर्ष किया. फिर देखो क्या कह रहा है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है साथियों. लिबर वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड है ना. लिबर एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट. अब देखो यहाँ कह रहा है द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. कह रहा है नेशनलिज्म का जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था 19th सेंचुरी यूरोप में, वो कहीं ना कहीं प्रकार से जुड़ा हुआ था लिबरलिज्म से, यानी स्वतंत्रता से. क्योंकि ये लोग चाह रहे थे मोनार्की से या अलग अलग प्रकार के उनके जो बनाए गए रूल्स थे उनसे अपने आप को आज़ाद करना, स्वतंत्र करना. तो कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी थी यहीं से नेशन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है. आप देखो यहाँ कह रहा है द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लेटिन रूट वर्ड लिबर मीनिंग फ्री, है ना. ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ये लेटिन वर्ड लिबर से हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्री या स्वतंत्र या आज़ाद. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. ये जो नए मिडिल क्लास थे यानी जो पढ़े लिखे क्लास थे, इनके लिए जो लिबरलिज्म का मतलब था वो चाह रहे थे कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनको फ्रीडम दे, व्यक्तिगत आज़ादी. उसके अलावा ये इक्वलिटी चाह रहे थे बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हो. ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है तो उसके लिए कुछ अलग कानून और जो एक आम आदमी है उसके लिए अलग कानून. ये इक्वलिटी चाह रहे थे बिफोर द लॉ. उसके अलावा पॉलिटिकली एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, और ये चाह रहे थे कि एक सरकार का निर्माण हो. कैसा सरकार का निर्माण हो, तो ये चाह रहे थे सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड द क्लर्कियल प्रिविलेज. ये चाह रहे थे कि जब गवर्नमेंट का निर्माण हो तो ये जो प्रिविलेज्ड मिला हुआ एरिस्टोक्रेसी क्लास को वो समाप्त हो जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो. कैसा, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का निर्माण हो और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट का निर्माण हो. ये सारे चीज़ किसके द्वारा किसकी डिजायर थी, ये उस समय जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे थे उनका ये कहना था कि इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण हो. उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे
कह रहा है येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। अब यहाँ एक चीज़ और है, कह रहा है कि यहाँ जो यूनिटी बिफोर द लॉ है इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सफरेज होगा। यूनिवर्सल सफरेज मतलब जैसे आप जानते हैं भारत में यूनिवर्सल सफरेज है, मतलब यहाँ 18 साल से ऊपर जो भी महिलाएं और पुरुष हैं वो चुनाव में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। लेकिन अभी तक फ्रांस में और पूरे यूरोप में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिले, इसलिए ये यूनिवर्सल सफरेज के तौर पे इसको कंसीडर नहीं किया गया। साथियों आगे जब हम देखें तो यहाँ कह रहा है यू विल रिकॉल दैट द रिवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively property owning man। आपको ध्यान हो तो फ्रांस में जब पहली बार ये बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने की और वोटिंग की, तो वहाँ पे जिनके पास में प्रॉपर्टी थी उन्हीं को वोट देने की बात करी गई थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। वहाँ पे जो पुरुष जिनके पास में संपत्ति नहीं थी और महिलाएं, उन सभी को वहाँ पे जो पॉलिटिकल राइट्स था उनसे उनको वंचित रखा गया था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉइंग। केवल कुछ ही समय में जब जैकोबिन्स का वहाँ रूल था तो वहाँ के पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था, पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, है ना। अब यहाँ कह रहा है हाउ द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूसेस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड्स। नेपोलियनिक कोड में भी महिलाओं को राइट नहीं दिए गए थे, क्योंकि नेपोलियनिक कोड में ये कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो अपने फादर या अपने हस्बैंड के साथ रहें, वही उनका पूरा जीवन है ना। थ्रू द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में ये महिलाएं और ये नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और इन्होंने भी पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के डिमांड करने शुरू कर दिए। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, अब देखिए अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर पे लिबर्टी क्या है तो यहाँ कह रहे हैं इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो वो मार्केट की स्वतंत्रता है। मार्केट की स्वतंत्रता कैसा, इसका मतलब हुआ कि एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आप जानते हो कि जब छोटे छोटे डायनेस्टिक स्टेट थे तो वो जब ट्रेड उस समय होता था तो हर डायनेस्टिक स्टेट का अपना एक कस्टम ड्यूटी लगा रहता था, जिनसे ट्रेड में काफ़ी दिक्कत होती थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द, देखो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब यहाँ कह रहा है लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब यहाँ कह रहा है एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया। नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, है ना। नेपोलियनिक कोड के दौरान क्या हुआ, जो 39 छोटी छोटी कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे उसको एक साथ जोड़ा गया। ईच ऑफ दोज पोजेज ऑन करेंसी एंड वेट्स मेजर। ये 39 स्टेट जो थे इन सभी लोगों का अपनी करेंसी थी, इनके वेट एंड मेजरमेंट्स थे। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम द हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग सेल हिज गुड्स वुड हैड पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। कह रहे कि मान लीजिए कि 1833 में अगर कोई व्यक्ति हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो केवल इतनी ही डिस्टेंस में वो 11 टाइप के कस्टम बैरियर्स को पे करेगा और लगभग अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम, और लगभग 5% करके टैक्स उसका कटता चला जाता है। ड्यूटीज वेयर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स। और ये ड्यूटीज़ कैसे होते थे, सामान कैसा है, उसका वजन कितना है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता था। ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस। और हर क्षेत्र का अपना एक मेजरमेंट सिस्टम था जिससे जो उसको कैलकुलेशन में काफ़ी समय लगता था। दिस मेजर्स ऑफ क्लॉथ, अब यहाँ कपड़े का एग्जाम्पल लेकर समझा गया है। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल was the LA, which region stood a different length. An LA textile material brought from Frankfurt would get 54.7 centimeter of cloth in Mainz, 55.1 centimeter and Nuremberg in 65.6 सेंटीमीटर। तो ये दिखाया गया कि एक ही कपड़े का टुकड़ा है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लंबाई का हो जाता है, तो इससे क्या होता है कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ कह रहा है सच कंडीशंस वेर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ द न्यू कमर्शियल क्लासेस। कह रहा है कि ये सारे जो ऐसे टैक्सेस बैरियर्स थे जिनके कारण ये जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थे इनको ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में
काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब देखो यहाँ कह रहा है हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये न्यू कमर्शियल क्लास जो थे ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि ये जो अनहिंडर्ड अलाउ करे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, एक जैसा लॉ हो, और ये क्या करे जो व्यापार जो ट्रेड हो रहा है गुड्स का उसको वो अनहिंडर्ड हो जाए, बिना बाधा के हो। इन 1834 कस्टम यूनियन और जॉलबर्नी वाज फॉर्म्ड एज एन इनिशिएटिव पर्सिया। लेकिन इसी पर फिर क्या होता है 1834 में प्रुशिया के इनिशिएटिव पे जॉलबर्न एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स, जिनमें जर्मन टेरिटरी के बहुत सारे स्टेट ज्वाइन करते हैं। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज 30 to 2। और यूनियन ने क्या किया, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज को हटाया और 30 करेंसीज की जगह केवल 2 करेंसी को उन्होंने वैलिड किया। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्रेमवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी हार्सिंग इकोनॉमिक इंडस्ट्री। उसके अलावा जब आप देखो जर्मनी में रेलवे का एक्सपेंशन होता है तो इसके कारण से वहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। और अब कुल मिलाकर के यहाँ जो बात समझाने की प्रयास की गई है कि इन सारे कारणों से, जैसे कॉमर्शियल क्लास का इमरजेंस होना, रेलवे का इमरजेंस होना, नेपोलियनिक कोड, ये सारे ऐसे चीज़ थे जिनसे पूरे यूरोप के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए और फिर धीरे धीरे वहाँ भी एक आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ। अब साथियों इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हमारा अगला टॉपिक है साथियों वो है, आप देखो वो हमारा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद कैसा दौर आया। ये तो आप देखो एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया गया। फिर हम लोग चलते हैं वहीं नेपोलियन के पास में। कह रहा है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कह रहा है कि 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो फिर ये कंजर्वेटिज्म का दौर दोबारा से यूरोप में शुरू हो जाता है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की एंड चर्च, सोशल हायरार्की एंड प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये कंजर्वेटिव्स चाह रहे थे कि जो सामाजिक व्यवस्था है, ऑर्डर है, ये सारा चीज़ पहले के हिसाब से ही बना रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ कह रहा है मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी फॉर प्री रिवोल्यूशनरी डेज। ये रिवोल्यूशनरीज ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये भी नहीं चाह रहे थे कि फिर वही दौर में पहुंच जाए, लेकिन इसका ये भी कहना था ये चेंज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन, है ना, नेपोलियन के द्वारा जो चेंज इन्होंने इनिशिएट किया गया था उसको ये स्वीकार नहीं करे थे। दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड in fact strengthen the traditional institutions like monarchy. It could make the state power more effective and strong। कह रहा है नेपोलियन के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं मोनार्की वाली व्यवस्था को फायदा तो हुआ। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी एंड द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल एंड सर्वडम्स कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन यूरोप। कह रहा है नेपोलियन के द्वारा लिए गए स्टेप्स के कारण, जैसे आप देखो फ्यूडलिज्म को उन्होंने एबॉलिश किया, सर्वडम को उन्होंने हटाया, आर्मी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, डायनामिक इकोनॉमी उन्होंने बनाई, तो इन सारी चीज़ों से वहाँ पे जो मोनार्किस्ट थे, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हुआ। उसके बाद अब यहाँ आप देखो कह रहा है इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, पुर्सिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, पुर्सिया और ऑस्ट्रिया। देखो उस समय क्या था ना, यूरोप में ये 3-4 देश से बड़े स्ट्रांग थे, जो ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 ऐसे जो टेरिटरी थे जिनके पास में काफ़ी पावर था, है ना। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, और इन चारों लोगों ने नेपोलियन के साथ मिलकर के उसे हराया था। और ये जब हराते हैं तो मीटिंग करते हैं वियना में, जिसको उन्होंने नाम दिया द कांग्रेस ऑफ वियना, है ना। और उसको जो लीड करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था ऑस्ट्रियन चांसलर, वो था ड्यूक मैटरनिक। ये जो व्यक्ति ड्यूक मैटरनिक था ये घोर कंजर्वेटिव था, भयंकर वाला कंजर्वेटिव था, है ना। और यही इस मीटिंग को, वियना कन्वेंशन को, ये वियना कांग्रेस को, द कांग्रेस ऑफ वियना को, इसको ये लीड कर रहा था। द डेलीगेट्स ड्रू अप द Treaty of Vienna 1815 with the objectives undergoing the most changes had come with the Europe during the Napoleon Wars। कह रहा है कि ये सभी लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए क्योंकि नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान जो भी चेंजेज हुए उसको ये दोबारा से ठीक ठाक करेंगे। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैव बीन, अब देखो यहाँ पहला काम उन्होंने क्या किया, द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन deposed during the French Revolution was restored the power and France lost their territory इट हैज एनेक्स्ड बाय द नेपोलियन। पहला काम इन्होंने ये किया कि बॉर्बन डायनेस्टी के राजा जो
89 के रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से हटा दिए गए थे, इन्होंने उसको दोबारा से वहाँ रीस्टोर किया। उसके बाद उन्होंने किया कि नेपोलियन ने जो फ्रांस की टेरिटरी को विस्तार किया था, जो अलग अलग टेरिटरी को जीता था, उसको उन्होंने फिर से विड्रॉ कर दिया, उसको उन्होंने फिर से कम कर दिया, है ना। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन, और नए नए छोटे छोटे देश वहाँ बसा दिए गए, टेरिटरी बसा दिए गए, जिनसे फ्रांस भविष्य में अपना एक्सपेंशन ना कर सके। Thus the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, है ना। जैसे नीदरलैंड बेल्जियम को साथ मिला करके उसके उत्तर में बिठा दिया, है ना। जेनोवा was added to Piedmont in the south. Prussia was given important territory to its वेस्टर्न फ्रंट। तो इसमें कुल मिलाकर के ये सारे क्या करते हैं, एक प्रकार से फ्रांस के चारों तरफ से बाउंड्री फ्रांस को कर देते हैं, ताकि फ्रांस भविष्य में कभी एक्सपेंशन ना कर सके। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे करे रशिया वाज गिवन ऑफ द in the east, Russia was given part of the Poland, while the Prussia was given portion of Saxony। तो रसिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिएगा। This mean the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon and create the conservative orders in Europe। कुल मिलाकर के पूरी मंशा ये थी कि यूरोप में जो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी, जो मोनार्किस्ट आइडियोलॉजी उस समय में नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रो कर दी गई थी, उसको दोबारा से रिस्टोर करना। उसके अलावा आप देखो यहाँ करा कंजर्वेटिव्स रिजीम सेटअप 1815 वाज ऑटोक्रेटिक, ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट साउट क्रब एक्टिव्स दैट क्वेश्चनड लेजिटिमेटी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के चीज़ों को सुनना नहीं चाहते थे, है ना। अपने अगेंस्ट किसी चीज़ों को सुनना नहीं चाहते थे। कौन? तो जो कंजर्वेटिव थे ये, है ना। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप ऑफ द लॉ कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, साउंड्स। और इन्होंने सेंसरशिप लगाने शुरू कर दिए, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, न्यूज़ को, मीडिया को, बुक्स को, प्लेस को, सॉन्ग्स को, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो अब देखो ये जो एक चित्र है इसमें यही दिखाया गया है, उस समय का ऐसा दौर था कि लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये पूरी तरह से वहाँ के कंजर्वेटिव्स पे निर्भर था। तो लोग एक प्रकार से इस पिक्चर में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि लोगों को बिल्कुल कोई राइट नहीं किसी चीज़ को बोलने का, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल वहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। उसके अलावा आप देखोगे साथियों, तो यहाँ जो हमारा अंतिम टॉपिक है इस जो ये आप यहाँ पे कह रहा है, एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉर्थलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, है ना। लेकिन लिबरल्स जो थे उस समय कहीं ना कहीं ये इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपने आप को इंस्पायर्ड करके इन चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे थे। वन मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु कैरीड द न्यूज़ ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इनको ये लगातार फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। साथियों हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है, द रिवोल्यूशनरीज, मतलब क्रांतिकारी लोग कौन होंगे। तो चूँकि उस समय कंजर्वेटिव्स का दौर आ गया था, तो ये रिवोल्यूशनरीज थोड़े से अंडरग्राउंड हो गए थे, ये थोड़े छुप करके काम कर रहे थे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, है ना। कह रहा है कि जब 1815 के बाद का समय आया तो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि डर से कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना करे। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप मेनी यूरोपियन स्टेट्स एंड ट्रेन टू द रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। छोटी छोटी गुप्त संगठन बनाने शुरू हो गए पूरे यूरोप में, जहाँ रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और उन आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए जो हमारे जो नेशनल स्टेट या नेशनलिज्म के आइडिया थे उनको स्प्रेड करने के लिए इन रिवोल्यूशनरीज को छोटे छोटे सीक्रेट एजेंसीज बना करके, सोसाइटीज बना करके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्स कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कन्वेंशन। उस समय रिवोल्यूशनरीज होने का सीधा मतलब था कि आप मोनार्किस्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया है ना। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज सोज एज द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बहुत सारे नेशनलिस्ट ये सोच रहे थे कि नेशन स्टेट का निर्माण हो और फ्रीडम ऑफ और वो फ्रीडम की बात कर रहे थे। उसके अलावा अभी आप देखो इसे एक व्यक्ति का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम उस समय बहुत फेमस हुआ, और साथ ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग
ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था, ये हम लोग कर लिए थे। यहाँ पे देखो, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी ग्यूसेपे मैजनी। उसी में से एक व्यक्ति था जो इटालियन रिवोल्यूशनरी था, ग्यूसेपे मैजनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। बॉर्न इनका जेनेवा में इनका जन्म हुआ 1805 में। बहुत जगह 1807 भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी 1805 लिखी है, तो आप वही लिख करके बोर्ड में आएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। ही बिकेम अ नंबर ऑफ द सीक्रेट, है ना, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट एजेंसी एट of the Carbonari, or a young man of 24 years sent in exile in 1830 attempting to the revolutionary in लिंगुरिया। देखो ये क्या होता है ना, ये जो थे, ये बहुत कम उम्र में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनते हैं कारबोरी में, और फिर 24 साल की उम्र में ही इनको एग्जाइल हो जाता है, देश से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पाए गए थे। कहाँ पे? लिंगुरिया में, है ना। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, दैट इज यंग यूरोप एंड यंग इटली, है ना। इन्होंने भी 2 संगठन बनाए जिनका नाम इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप रखा था। कहाँ पे? मर्साइल्स में। यंग इटली इन्होंने मर्साइल बनाई एंड यंग यूरोप इन्होंने बर्न में बनाई थी। ये दोनों जगहों का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों यहाँ अगर हम आगे देखें तो यहाँ कह रहा है हुज मेंबर वाज लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड अदर जर्मन स्टेट्स। और इस ग्रुप में मैजनी जैसे ही विचारधारा के लोग जुड़ने लगे जो उस समय रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उसमें पूरी यूरोप से लोग जुड़ रहे थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, इन सारी जगहों से। मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मानना था, ग्यूसेपे मैजनी का मानना था कि ईश्वर ने ही नेशन स्टेट बनाने की अवधारणा लोगों में भरी है। सो इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू एट द पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इसलिए इटली जो है छोटे छोटे भूखंडों का टुकड़ा या राजखंडों का टुकड़ा बन करके नहीं रह सकता। इट हैड टू बी फ्रोज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशन। और इसलिए ये जरूरी है कि इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, उसको एक राष्ट्र के रूप दिया जाए। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी। और इसी मॉडल पे जर्मनी में सीक्रेट सोसाइटी बने, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटी बने। मैजनी relentless opposes to the monarchy of this vision of democratic republics, frightened द कंजर्वेटिव्स। कह रहा है ये जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था मैजनी का, इससे कंजर्वेटिव लोग काफ़ी फ्राइटेंड रहते थे, डरे हुए रहते थे। यहाँ तक कि जो मेटरनिक था, एक कंजर्वेटिव था, उन्होंने कहा, मेटरनिक डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द मोस्ट डेंजरस। मेटरनिक ने कहा ग्यूसेपे मैजनी के बारे में कि ये जो है काफ़ी डेंजरस है। किस चीज़ के लिए? तो वहाँ के सोशल ऑर्डर के लिए, है ना, यानी कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर के लिए ग्यूसेपे मैजनी जैसे लोग काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। साथियों ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और आज हम लोगों ने जो 2 टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने कवर किया। साथियों अगली क्लास में हम इसका अगला पार्ट को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल से वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथियों जब तक आपकी परीक्षा चलती रहेगी, क्लास 10th की SST की परीक्षा, हम हर दिन कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह से NCERT को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते चले जाएँ, ताकि आपका जो भी चीज़ छूट गया है, आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो आप कम समय में इस वीडियोस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपका दिन शुभ हो।